जिस स्लाइड से आप लोगों ने इवोल्यूशन करा है मैं उसी स्लाइड से आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, उसी से रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप लोग रिकॉल भी कर पाओ कि यार पढ़ा गया था। जब दोबारा से बैठ के नए पे मैं बनाऊंगी और तुम नए से नोट्स बनाओगे उसका सेंस नहीं बनता है ना। तो अपन रिवीजन कर रहे हैं तो उसी स्लाइड पे जाके करेंगे, राइट। तो आज कोशिश करते हैं, लेट्स सी कितना रिवाइज होता है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आपको दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। चैप्टर इवोल्यूशन पर देख लेते हैं कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है ये, ठीक है। कोशिश करेंगे, वैसे 4 दिन इसको लग सकते हैं यार क्योंकि लंबा चैप्टर है, 1 घंटे की क्लास होती है। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस रिज्यूम हो गई तो मे बी छोटे में हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। यार ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग के पार्ट में वो इसी की बात करता है, अर्थ कब बनी है ना, यूनिवर्स कब बना, पहला सेल कब आया, कैसे आया, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में वो कुछ थ्योरीज की भी बात करता है, जैसे आपने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस सुना होगा, फिर आपने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सुना होगा जिसमें आपने पैस्चर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ऑनलैक एक्सपेरिमेंट। फिर आपने ऑपरेन एंड हेल्डन की थ्योरी करी होगी, ऑपरेन एंड हेल्डन, प्रोटोबायोन्ट्स, ये सब सुना होगा। तो दीज आर ओरिजिन ऑफ लाइफ। फिर इसी चैप्टर का हम एंड पार्ट पे जाते हैं और वहां पे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। देख बेटा, अगर ह्यूमन इवोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है थोड़ा लेंथी आएगा, छोटा क्वेश्चन इस पे ना खास बनता नहीं। एक तो इसमें कोई डायग्राम नहीं है जो आप बना सको, तो ह्यूमन इवोल्यूशन पे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक ह्यूमन इवोल्यूशन टॉपिक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं जो आपने थ्योरीज करी है जिसमें बहुत कंफ्यूज होती है शुरू, है ना, लिमार्क वाली याद है, डार्विन वाली, यो मैम। ये वाली थ्योरीज कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग करेंगे जूलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे भी क्वेश्चन भी आया था ना आपका कि एम्फीबियन कब डोमिनेट कर गए थे अर्थ को, पूछा था आपसे। उस टाइम मैंने बोला था यहाँ पर आके पढ़ाऊंगी, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इसी के साथ कवर करूंगी। देन एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं हार्डी विंगबर्ड। दिस इज द ओनली वन जहां पर थोड़ा न्यूमेरिकल आ सकता है ना। इजी है ये, बहुत मुश्किल नहीं है। 2 ही तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, आपको सिर्फ 2 न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने हैं एंड दैट्स इट। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने सारे, इसमें सिर्फ 2 है। तो हार्डी विंगबर्ड लॉ करते हैं हम लोग, ये हार्डी विंगबर्ड प्रिंसिपल, और इसी के साथ हम लोग करते हैं जेनेटिक। जहां जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो हार्डी विंगबर्ड प्रिंसिपल नहीं होता, और जेनेटिक ड्रिफ्ट पे छोटा क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ठीक है। एंड लास्ट आता है जिसमें सबसे ज्यादा हर किसी को कंफ्यूजन होती है, बहुत बेसिक बात लेकिन बहुत सारी टर्म्स आती है। याद है आपको एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन या कंपैरेटिव क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% श्योर हूं मैं। और कई क्वेश्चन आए ना आए, टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इनमें से कोई 2 चीजें कवर कर ले, ओके। यो मैम। यस मैम। सारे बच्चे आगे हमारे, यस मैम। चेक कर लेते एक बार। चलो बेटे, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ की, ठीक है। थोड़ा सा इससे स्टार्ट करेंगे हम, इस वाले फ्लो चार्ट से। सो देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें अगर, तो सबसे पहले यूनिवर्स कैसे बना था, ठीक है। पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यूनिवर्स कैसे बना था, 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले। ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पे जितने में भी मैंने ईयर लिखा है ना वो सब एनसीईआरटी वाला ईयर्स है, उसके अलावा कोई ईयर मेंशन ही नहीं है। तो तुमको ये वाला करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन ओरिजिन ऑफ लाइफ, सो उसमें तुमने अगर ईयर्स नहीं लिखे तो तुमको नंबर नहीं मिलेंगे, और बहुत ज्यादा डेटा नहीं है ये याद करने वाला, अगर लिखोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बिलियन में बात हो रही है, B/A मतलब बिलियन ईयर्स अगो, और फिर मिलियंस में बात होगी, दैट वुड बी M/A मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। आते हैं, तो सबसे पहले यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ 20 बिलियन ईयर्स पहले, बहुत ज्यादा टाइम है ये। उसके बाद अर्थ आया 4.5 बिलियन ईयर्स, मतलब काफी लंबा गैप रहा है इसके बीच में। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ आई, ये बहुत बार नीट में पूछा जाता है, कहीं ना किसी लैंग्वेज में आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। पहले साइन लाइफ का आया था 4 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब 4.5 बिलियन पहले अर्थ आई, और उसके बाद 4 पॉइंट मतलब वेट करा उसने 0.5 बिलियन ईयर्स का पास होने में, और फिर पहला लाइफ का साइन आया। इसका मतलब ये नहीं है कि पहला सेल आ गया, लाइफ का साइन आया। अगर एक सेल है तो सेल किस किस चीजों से मिलकर बना है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया है, तो सबसे पहले क्या बना होगा उसके अंदर बेटा, बेसिक चीज क्या होनी चाहिए एटलीस्ट, एक सेल को सेल बोलूं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस के पीछे क्यों पड़ा है, एक सेल, जेनेटिक मटेरियल। हाँ एटलीस्ट एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, है ना, तभी तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म को होल्ड करेगी। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, लिक्विड साइटोप्लाज्म हो, और एक जेनेटिक मटेरियल हो।
इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना किसी सेल से कि वो काम करेगा, राइट। तो इन सबको भी इकट्ठा करना पड़ेगा। अब जेनेटिक मटेरियल किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, इन्हीं से बना है, क्योंकि मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ आई 4 बिलियन ईयर अगो पहले, मतलब ये सब चीजें आपको दिखने लग गई, समझ आई? इन सब ने एसोसिएशन करना स्टार्ट किया। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है कि एसोसिएशन करके पहली बार आरएनए बन गया, पहली बार प्रोटीन बन गया। तो फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल आया 3 बिलियन ईयर्स पहले, समझ आई बात? फर्स्ट लाइफ ऑफ साइन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? यो मैम। ठीक है, अब देखो, पहले ये सारा रॉ मटेरियल आया, फिर वो डीएनए और आरएनए और प्रोटीन में चेंज हो गया। दैट मींस अब कौन आएगा? फर्स्ट सेल, पहला सेल आया। सेल लाइक स्ट्रक्चर था एक्चुअली, टेक्निकली देखा जाए तो पहला सेल स्ट्रक्चर आया जिसको हम बोलते हैं 2 बिलियन ईयर्स पहले आया। तो देख लो, रॉ मटेरियल इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ 4 बिलियन ईयर्स पहले, 3 बिलियन ईयर पहले आरएनए आ गया, और फिर 1 बिलियन ईयर पहले हमारा पहला सेल आया। प्रोकैरियोटिक सेल था, इसके बीच में कुछ टर्म्स आएंगे, अभी करेंगे। फिर आपका यूकैरियोटिक सेल आया, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, उसके बाद आपके इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर उसके बाद आपके वर्टिब्रेट्स आए। उसी तरह से प्लांट्स में भी चलता रहा, राइट। सो दिस इज हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड। ये टर्म्स आपको, नंबर्स आपको याद रखने, क्लियर? यो मैम। अब एक थ्योरी आती है कि आप यहाँ पे बोल रहे हो बड़े प्यार से कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल आ गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल आने की जो थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम क्या है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, शाबाश बेटे। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? प्रोकैरियोट्स गिव राइज टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट का ओरिजिन बताती है प्रोकैरियोट से। एक बड़े से प्रोकैरियोट ने छोटे से प्रोकैरियोट को खा लिया, दोनों प्रोकैरियोट है। छोटा सा प्रोकैरियोट डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, इसने क्या किया, इसने बड़े के अंदर रहना स्टार्ट कर लिया, और इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। अब छोटा वाला जो प्रोकैरियोट था वो ऑर्गेनेल में चेंज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और बड़ा वाला जो सेल था प्रोकैरियोटिक, उसके अंदर ऑर्गेनेल आ गया ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आने का मतलब होता है कि वो यूकैरियोटिक सेल बन गया, क्योंकि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ना। सो ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ था। थोड़ा थोड़ा रिकॉल हुआ? Yes, ma'am. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आती तो नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, ये मेंशन नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन इतना पता होना चाहिए आपको। छोट नोट में बनता तो नहीं है, बट स्टिल बता दिया एक बार, ठीक है। चलो अब थ्योरीज की बात करें। यो मैम। Yes, ma'am. देखो, थ्योरीज बहुत सिंपल सिंपल सी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। जो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेटेड बात है वो करेंगे। जहां पे नहीं आएगा समझ, वहां पूछ लेना। शुरू समझ नहीं आएगा तो पूछ लियो, ठीक है। सूर्यांश, तूने बोला था ना इवोल्यूशन पढ़ने के लिए, यस मैम। तो बेटा जहां फंसेगा मुझे बता दियो, ओके। जहां पे भी Okay. देखो कॉन्ट्राडिक्शन लग रही है वो भी बता दियो, क्योंकि हेल्प बुक में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे फिर कम होगी तो कंफ्यूज हो सकता है। तो मुझसे पूछ लियो एक बार, ठीक है। ओके मैम। बाकी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, क्योंकि इन दोनों ने स्पेसिफिकली बोला था, इसलिए मुझे इनका नाम याद है। तुम भी पूछ सकते हो यार, है ना। तो सबसे पहले थ्योरी आई थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यार ये तो सबको पता है, कौन सी है, क्या बोलती है ये? अरे अरे अरे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, तुमको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन नहीं पता? God creates the earth. यस, बेसिकली इन्होंने गॉड वर्ड तो नहीं हम यहाँ यूज करते, हम ये बोलते हैं कि जो जैसा आया था वैसे का वैसे ही है ना। वैसे वैसे पैदा हुआ था, कोई चेंज नहीं है, कोई इवोल्यूशन ही नहीं है एग्जिस्ट करता। सब लोग, सब लिविंग बीइंग्स, सबके सब ऐसे ही पैदा हुए थे, कोई इवोल्यूशन कहीं आया ही नहीं। लेकिन दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमने तो देखा है फॉसिल रिकॉर्ड से कि यार इंसान अलग दिखते थे पहले, लेकिन अब काफी अलग दिखते हैं। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को नहीं सपोर्ट किया जाता। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, फिर बायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस बायोजेनेसिस में कंफ्यूजन ये होती है कि काफी एक जैसी लगती है, ठीक है। ये दोनों है इंपॉर्टेंट, आपस में रिलेशन थी। कॉस्मिक थ्योरी इतना कुछ खास नहीं है। ऑपरन हेल्डन थ्योरी है जिसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं। तो जिसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, ठीक है। कौन सी? 2, 3 एंड 5 वाली, क्लियर? Yes, ma'am. तो देखो, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है कि सारी स्पीशीज ऐसी की ऐसी बनती, ठीक है, कोई एवोल्यूशन है ही नहीं। इसको प्रीच किया था फादर जुरेस ने, ठीक है। इन्हीं का नाम फेमस है क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया में फैलाई थी ये बात, लेकिन इसको खास सपोर्टर नहीं मिले हैं। और भी ये जो थ्योरीज है ना, अभी भी काफी लोग कुछ कुछ थ्योरीज में बिलीव करते हैं, लेकिन हम लोग उसी को फॉलो करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। तो स्पेशल क्रिएशन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आई थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए का मतलब
एब्सेंट बायो मतलब Living. लिविंग, जेनेसिस मतलब Formation. सिंथेसिस सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन। गुड। मुझे यार एक बात याद दिला, एबायोजेनेसिस से मुझे एक पॉइंट याद आया, कल मैं बताना भूल गई थी, तुम्हारे होमवर्क में लिखा था मैंने, है ना। मेरे को एक बार बोल देना क्लास के एंड में कि मैम आपने होमवर्क से रिलेटेड कुछ बताना था, ठीक है। Yo yo यस ma'am. मैम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एबायोजेनेसिस कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ नॉन लिविंग थिंग से। मतलब मान लो टेबल पड़ा है, टेबल से कल हमने देखा ओ हो छोटू बच्चा पैदा हो गया, ऐसा होता है। No ma'am. नो मैम कुछ ऐसे ऐसे इन्होंने बोला था, थ्योरी दी थी वॉन हेलमोट ने। इन्होंने क्या कहा कि लाइफ ओरिजिनेट होती स्पॉन्टेनियसली, एकदम से, चपक से, स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से। इन्होंने क्या लिया, अपनी गंदी सी शर्ट ले ली, है ना, ये तुम नहाते नहीं हो ना, इन्होंने भी गंदी गंदी सी शर्ट ली और इसके ऊपर थोड़े से खाना रख दिया, बीट रख दिया, ठीक है। इसको छोड़ दिया उन्होंने 21 डेज के लिए। 21 डेज के बाद क्या देखा इन्होंने कि यहाँ पर छोटे छोटे चूहे आ गए, छोटे छोटे माइस मिले इनको यहाँ पर। तो यार ये तो सही बात होगी ना कि नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग मटेरियल का जन्म हो गया है ना। लेकिन हुआ क्या था एक्चुअली, देखो ये गंदी गंदी शर्ट तो ये स्मेली होगी, है ना। इसके ऊपर तुमने खाना रख दिया तो फूड आ गया। तो खाना देख के और गंदी सी जगह देख के कौन आ गया होगा, कोई हो सकता है प्रेग्नेंट माइस आ गई हो, है ना, और उसने यहाँ बच्चे दे दिए हो। तो इनको लगा कि बच्चे खाने से बने, पर एक्चुअली वो बच्चे यहाँ पैदा हुए होंगे और उन्होंने खाना खा लिया होगा, राइट। तो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन में गलती हुई होगी, 21 डेज का एक्सपेरिमेंट था ना, हो सकता है किसी ने ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया इसे, राइट। तो एबायोजेनेसिस थ्योरी को काफी टाइम तक लोगों ने माना, लेकिन फिर ये डिस्कार्ड होगी। इसको डिस्कार्ड कौन करता है, ये आपसे पूछते हैं। इसको गलत साबित करते थे कौन, 3 साइंटिस्ट। कितने साइंटिस्ट, 3. 3 से 3 साइंटिस्ट, ठीक है। 3 साइंटिस्ट का नाम है रेड्डी, स्प्लेंजी एंड पाश्चर। सुना होगा आपने। यस मैम Yo yo तीनों ma'am. साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, आपको हेल्प बुक्स में मिलेगा, लेकिन आपसे पूछते कौन से हैं, एनसीईआरटी में बात करती है सिर्फ पाश्चर के एक्सपेरिमेंट की। तो रेड्डी, स्प्लेंजी एंड पाश्चर ने क्या दिया, ध्यान से सुनना ये बात, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ठीक है। रेड्डी, स्प्लेंजी एंड पाश्चर ने किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और इनके एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, प्रूफ किया एबायोजेनेसिस इज रॉन्ग, ठीक है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया और इनकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी को यूज करा किसने, एक और साइंटिस्ट ने, एक सेकेंड। तो इन तीनों की एक्सपेरिमेंटल स्टडी को यूज करके एक थ्योरी का जन्म दिया विच इज नोन एज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कि लिविंग बीइंग से ही लिविंग बीइंग आते हैं। ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी है हक्सले ने, ठीक है। तो थ्योरी दी है हक्सले ने, लेकिन इंफॉर्मेशन उन्होंने यूज करी है रेड्डी, स्प्लेंजी और पाश्चर के एक्सपेरिमेंट की। ये बात समझ आई। यस मैम तो थ्योरी ऑफ जेनेसिस अगर पूछेंगे तो दी हक्सले ने है। किसके बेसिस पे दिए, वो रेड्डी, स्प्लेंजी एंड पाश्चर के बेसिस पे दिए। एक्सपेरिमेंट कौन सा हम डिस्कस करते हैं, सिर्फ पाश्चर का, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि पाश्चर ने बायोजेनेसिस दे दी, कंफ्यूज ना होना, ओके। अब आगे आते हैं। पाश्चर जी ने एक्सपेरिमेंट दिया था स्वान नेक, मस्त जैसे स्वान का नेक होता है ना, ऐसे लहराता हुआ सा बड़ा सा प्यारा सा। तो उन्होंने स्वान के नेक वाला एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट करके दिया। अब जो एबायोजेनेसिस थी वो क्या बोल रही थी कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग का जन्म होगा। पाश्चर कहते देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, एक स्वान नेक वाला कंटेनर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने डाला पानी, क्योंकि मीडियम चाहिए। पानी के साथ इन्होंने डाला शुगर, शुगर क्योंकि खाना चाहिए। तो देखो मीडियम भी दे दिया इन्होंने ग्रो करने के लिए लाइफ को। जैसे वो शर्ट थी, एक जगह थी ग्रो करने के लिए, उस शर्ट के ऊपर खाना रखा तो इन्होंने शुगर दे दी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर यीस्ट डाल दिया, लिविंग बीइंग है। और इन्होंने क्या किया, इसको बॉईल कर दिया, पुचू 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 पुचू, बहुत सारा बॉईल कर दिया। जब बहुत बॉईल करोगे तो यीस्ट तो मर जाएगा ना, है ना। Yo yo ma'am. यीस्ट को उबाल उबाल के मार दिया भाई साहब, बताओ। अब यीस्ट मर गया। अब अगर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस एग्जिस्ट करती, सो दैट मींस यहाँ पर भी लाइफ ओरिजिनेट होना चाहिए था ना। Yes. Yes, ma'am. लाइफ तो आनी चाहिए थी, क्योंकि शुगर तो यहाँ पे पड़ी थी, खाना पड़ा था, यीस्ट के बॉडी के कंपोनेंट्स भी थे, तो लाइफ तो ओरिजिनेट करनी चाहिए थी। पर इन्होंने एक चीज करी कि ऊपर ये स्वान का नेक है ना, यहाँ पे प्लग लगा दिया। इससे ये इंश्योर हो गया कि बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, समझ रहे हो तुम, ना अंदर से कोई बाहर जा सके ना बाहर से कोई अंदर आ सके। तो इन्होंने एक श्योर कर लिया कि कोई बाहर से नहीं आएगा। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया। 21 डेज के बाद भी यहाँ पर कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। तो इन्होंने कहा कि देखो नॉन लिविंग से लाइफ तो नहीं आती,
फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि इसको ब्रेक कर दिया, स्वान की नेक को पुचुक। अब बाहर से अंदर भी चीजें आ सकती है, अंदर से बाहर भी जा सकती है। एक्सपेरिमेंट सेम था, यीस्ट डाली, शुगर डाला, पानी डाला, उसको बॉईल कर दिया बढ़िया से। अब इन्होंने जब देखा तो ही सॉ कि ये जो मीडियम था ना, जहाँ पर डेड यीस्ट था और शुगर था, यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोब्स ग्रो करके, तो छोटे छोटे माइक्रोब्स ग्रो कर गए यहाँ पर, लेकिन पीछे ग्रो नहीं करे। तो इससे ये चीज पता चलती है कि लाइफ डेड ऑर्गेनिज्म से नहीं आती, क्योंकि अगर डेड से आती तो इसमें भी लाइफ ओरिजिनेट करती, पर यहाँ की नहीं। तो लाइफ कहाँ से आई? बाहर से आई थी। तो इन्होंने कहा कि लाइफ ओरिजिनेट होती है लिविंग बींग से, कि बाहर से कोई लिविंग आया, उसने यहाँ पर अपने अंडे छोड़े हैं या फिर माइक्रोब आके यहाँ पे टिका है और उसने बहुत सारी रिप्रोडक्शन की है, तो उससे और माइक्रोब आ गए। तो लाइफ ओरिजिनेट होती है लिविंग से, नॉन लिविंग से नहीं। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। दिस इज नॉन एज स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? सच बताना। Yes, ma'am. अच्छा, तो मेरे को बताओ क्या कंक्लूड किया इसने, ये रीड करके बताओ, तुम समझो, मैं तुम्हें समझ आया ये, बस मेरी बातें समझो, सुन के चले जाओगे। क्या बताना है? क्या समझ आया बेटा? देखो जल्दी बता, फटाफट डिबेट करें। लाइफ इज ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पर वो ऐसा बता नहीं पाए जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी वो कैसे आई। हाँ करेक्ट, ये नहीं बता पाए प्री एग्जिस्टेंट लाइफ कैसे है। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट से कैसे बताया उन्होंने बेटा? बता, अगर तेरे को समझ आया तो रेफरेंस के लिए देती हूँ। बोल। एक्सपेरिमेंट समझाना। हाँ एक्सपेरिमेंट समझा। मैं एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा कि श्वेन ने एक फ्लास्क लिया था जिसको उन्होंने ढक दिया था और उसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल डाला था, पर उसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ। जब उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया तब उसके अंदर प्रोड्यूस हो गए, जब वो ओपन था। मतलब तो इससे पता क्या चला? मैम कि ये लाइफ इनऑर्गेनिक मैटर से नहीं ओरिजिनेट हुई, मतलब ए बाय। जब उसने कंटेनर को तोड़ दिया, लाइफ वहां पे कैसे आई? मैम बाहर इंटरेक्ट हुआ ना वो फिर इन्वायरमेंट से, तब उधर। बाहर से लाइफ अंदर आ गई। ठीक है, cool, समझ गया ये बच्चा। गुड जॉब, बहुत अच्छी। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था, भैया ये नहीं बता पाए कि पहली लाइफ कहाँ से आई, है ना? तो अभी भी लड़ाई वहीं चल रही है, जंग अभी जारी है कि पहली लाइफ कहाँ से आई, राइट? उसके बाद आती है थ्योरी ऑफ कॉस्मिक। कॉस्मिक थ्योरी बहुत सिंपल है, ये कह रही है कि ये धरती है, बना दे धरती। कह रहे जैसे तुमको दिखता है ना यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स आके गिर जाते हैं, वैसे ही बाहर से कहीं से छोटे छोटे स्पोर्स आए होंगे, जिनके अंदर हो सकता है एक और स्पर्म जैसे कुछ मटेरियल हो, जाइगोट जैसा कुछ हो। वो आए धरती पे और यहाँ आके फ्लरिश करके और उससे लाइफ आएगी। दैट मीन्स लाइफ किसी और प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है और वहां से छोटे छोटे पार्सल के फॉर्म में धरती के ऊपर आई है। इसको कॉस्मिक थ्योरी कहते हैं। इतनी अजीब सी बात को क्यों मानते हैं? क्योंकि जब मेटेरॉइड्स गिरते हैं धरती के ऊपर, है ना, उल्का पिंड आपने सुना होगा कभी गिरे हैं, तो जब उनको स्टडी करते हैं ना, तो उनके अंदर भी मिलता क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हमारे अंदर भी यही मिलता है। तो हम ये मानते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाहर भी शायद यूनिवर्स में कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है, और क्योंकि ये जो पत्थर गिर रहे हैं इनके अंदर भी वही मटेरियल है जो हमारे अंदर है, तो हो सकता है हम सब एक ही चीज से बने हो, राइट? तो इसको हम कहते हैं कॉस्मिक थ्योरी। कॉस्मिक थ्योरी की ही एक वेरिएशन है जिसको हम कहते हैं पेनस्पर्मियम। कॉन्सेप्ट ऑफ पेनस्पर्मियम कॉस्मिक थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। वो कहती है कि बहुत सारे प्लैनेट्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो किसी फॉर्म में धरती के ऊपर आई है। हो सकता है मेटेरॉइड्स की फॉर्म में आई है, हो सकता है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आई है, ठीक है, हो सकता है एलियंस ने उसको यहाँ भेज दिया हो, यू नेवर नो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पेनस्पर्मियम यही कहता है। इसका प्रूफ सिर्फ मेटेरॉइड्स ही है कि मेटेरॉइड्स के अंदर हमें सारा लिविंग मटेरियल मिल सकता है ना, तो हो सकता है कि धरती में कभी जब पानी के अंदर ऐसे कुछ मेटेरॉइड्स आके गिरे हैं और उससे फिर लाइफ ओरिजिनेट हो गई है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होती, पर ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। पीपल स्टिल बिलीव कि ये है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, मानते नहीं है। एक बार थोड़ा सा कर ले, अभी तक कहाँ पहुंचे हम लोग, माइंड कर ले इसको। यस मैम। एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट करी कि लाइफ, सबसे पहले यूनिवर्स आया, यूनिवर्स के बाद धरती आई, ठीक है। तो धरती पे लाइफ कैसी आई उसकी बात करें तो सबसे पहली थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन, जो क्या कह रही थी?
सब कुछ पहले से था, कुछ क्रिएट नहीं। हाँ, सब कुछ जैसा है आज वैसे का वैसे ही पहले से था, है ना, कुछ भी नया क्रिएट नहीं है, नो इवोल्यूशन कहती थी। ठीक है, उसके बाद कौन सी आई? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस क्या कहती थी? देखो, स्पेशल क्रिएशन का कीवर्ड है नो इवोल्यूशन, ये सपोर्ट कर रही है नो इवोल्यूशन। एबायोजेनेसिस का कीवर्ड क्या है, ये कहती है? लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग। हाँ, स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस इज द वर्ड, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट होगी, लिविंग बीइंग ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, ये कह रही है। अच्छा, थर्ड थ्योरी, इसको गलत साबित करने के लिए कौन से 3 साइंटिस्ट आए थे? रेड्डी, पास्चर, स्प्लेन। रेड्डी, पाश्चर एंड स्प्लेंजी। सही बोल रही थी बेटा, रुक क्यों गई? गुड, ठीक है, गुड। इसमें से हम एक्सपेरिमेंट, इन तीनों के एक्सपेरिमेंट को यूज करके थ्योरी जनरेट कर रही थी हक्सले ने। क्या नाम है उस थ्योरी का? Theory of biogenesis. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, शाबाश। ठीक है, अब हम बायोजेनेसिस को आगे नहीं डिटेल में पढ़ रहे, हमने सिर्फ पाश्चर का एक्सपेरिमेंट करना है। पाश्चर का एक्सपेरिमेंट इज नोन एज श्वेननेक एक्सपेरिमेंट। स्वाननेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्वाननेक एक्सपेरिमेंट ने बोला कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग। हाँ, जिंदा ही जिंदा को जन्म दे रहा है ना। और इनका एक ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक क्या है इनका? ये नहीं समझा पाए प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई। हाँ, डू नॉट कुडंट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ तो अभी भी नहीं बता पाए। तो अगर कोई भी थ्योरी आएगी तो आप थ्योरी को एक्सप्लेन करोगे, किसने दिया ये बताओगे। अगर ड्रॉबैक है तो वो भी लिख के आना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई। तो फाइनली हम उस थ्योरी पे आए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज नोन एज ऑपेरोन एंड हेल्डेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑपेरोन हेल्डेन का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये जो जितना भी तुमने पढ़ा ये सबकी इमेजिनेशन है ना। इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट लगा के देख रहे हैं। अब मैं सबसे अच्छी इमेजिनेशन बताती हूँ जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट निकली। तो वो इमेजिनेशन दी थी ऑपेरोन एंड हेल्डेन ने। इसके ऊपर हमने कुछ दिनों पहले चर्चा भी करी है। क्वेश्चन में आके मैं पूछ रही थी तुमसे हॉट डाइल्यूट सूप। अब देखो, हॉट डाइल्यूट सूप की बात आ रही। इन्होंने सबसे पहले बताया, पहले ना धरती दिखती कैसी है। तो कह रहे हैं लाइफ की बात कर रहे हो, पहले बात तो कर लो धरती कैसे दिखती है, ये तो बताओ। तो पहले की धरती कैसे दिखती थी उसकी बात करते हैं। कैसी थी भैया धरती? ठंडी, गरम? शेप में गरम। हॉट। आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी धरती बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए रेड कलर से बना रही, ठीक है। कि यहाँ पर थंडर स्टॉर्म होते थे बहुत सारे, यस। बहुत ज्यादा थंडर। Yeah, ma'am. क्या फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल थी? नो मैम। फ्री की ऑक्सीजन कोई नहीं थी, ठीक है। कि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर था? नो नो मैम। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है भाई? लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। यस, हम ऐसे पढ़ते हैं ना जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, अपन बोलते हैं ना ग्रीन हाउस गैसेस ने इसे घेर रखा है ना। और हम पढ़ते हैं कि हमारी पूरी धरती कवर है ओजोन से। तो ये सारी लेयर ऑफ गैसेस होती है ना, ये हमारा एटमॉस्फेयर बनाती है। पहले धरती पे ऐसे नहीं था, समझ रहे हो तुम, कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था, सब कुछ ओपन था। सोचो सनलाइट डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर फॉल कर रही हो, भाई साहब तंदूरी चिकन बन जाएगा हमारे चलते चलते, ऐसा हो रहा होगा। लेकिन ऐसा था उस टाइम पे, तो कोई लाइफ उस टाइम थी भी नहीं है देखने के लिए, है ना। ये सब इमेजिन किया, जस्ट इमेजिन द एफर्ट। ओबरॉन और एल्डन ने बैठ के ये इमेजिन कर लिया। ये होती है ग्रेट साइंटिस्ट, इसलिए आज भी इनके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका काम इतना कमाल का था। तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इन्होंने कहा एटमॉस्फेयर नहीं है, पर कहते हैं रिड्यूसिंग कंडीशन थी। रिड्यूसिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और वाटर था, कहते वाटर नहीं था, वाटर के वेपर जैसे फॉर्म थी। इतनी गर्मी थी कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं सकता था, वेपर बन रहा था। लेकिन अपने को एक बात पता है कि जो धरती थी अभी गर्म है। अच्छा, धरती जब थी अपने मिल्की वे गैलेक्सी में, तो दूसरे पत्थरों से भी टकरा रही होगी, अकेली घूम रही थी? टकरा। टकरे वकरे तो मारी रही होगी यार, अभी भी कभी टक्कर लग जाए तो तबाही हो जाए। टकरे मार रही होगी तो कहीं डिप्रेशन तो आई होगा इसमें, कहीं ना कहीं, है ना। तो अलग अलग जगहों पे डिप्रेशन भी आया होगा, राइट। अब ये जो वेपर थे ये ऊपर जा रहे थे, ठीक है। वेपर हल्के होते हैं तो हवा में ऊपर को जाएंगे। तो द पॉइंट इज कि धरती ने धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट किया, है ना। जब इसने थोड़ा कूलिंग इफेक्ट किया स्टार्ट किया ना, तो जो वेपर ऊपर गए ना वो कंडेंस हो गए। वाटर के वेपर कंडेंस होके बनाते क्या है? क्लाउड्स। क्लाउड। और क्लाउड्स आपस में धक्का दे देते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो होती है बारिश। लगभग 100 सालों तक तो बारिश चली है धरती के ऊपर, ये मानते हैं हम लोग,
ऊपर नीचे भाई हो सकता है, क्योंकि ये तो ओपन डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली कितना हुआ हमने देखा थोड़ी है यार, हमें क्या पता कितना हुआ, हम तुक्का मार सकते हैं फॉजल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। तो मानते हैं लगभग 2 सालों तक 100 सालों तक बारिश चली तो उससे ओशियन बने। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये जितने भी तुम समुद्र देख रहे हो ये बारिश से बने हैं। इतनी बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन हुआ है, मानते तो यही है, ठीक है, ओशियन बने। अभी भी धरती ठंडी हो रही है लेकिन है तो गर्म ही ना अभी भी। तो मेरे को बताओ कि अगर बड़े गरम गरम पतीले में मैं पानी डाल दूं, पानी क्या बर्फ बन जाएगा या फिर बॉयल होने लग जाएगा? बॉयल तो यही अर्थ है, और ये पानी है तो ये हो गया बॉयल। तो दिस इज अ बॉइलिंग वाटर, है ना, ऐसा बनाते हैं बॉइलिंग वाटर। बेटा एक बात बताओ, कभी ऐसा तुम्हारे घर पे बोलते हैं क्या? मतलब मेरे घर पे तो बोलते हैं। तो तांबे की बोतल है मेरे घर में, जैसे तांबे के गिलास में पानी रखो, पानी रख के सोने का, फिर सो वो पानी पीने का, तो तांबे के गुण उसमें आ जाते हैं, यस मैम। है ना, कहते हैं ऐसा है ना, बड़ा बड़ा पानी उसमें गुण आता है। बात बताओ, बॉइलिंग कंटेनर में, धरती बॉइलिंग है, उसके ऊपर तुमने पानी डाल दिया, तो क्या धरती के अंदर जितने भी मिनरल्स है पानी में नहीं आ जाएंगे? यस मैम। तो ओशियन के अंदर मिनरल्स भी आ गए, मैं मिनरल्स बना देती हूँ, है? अब जो ये मिनरल्स है, दे आर नथिंग बट फूड, पानी, और इतना बड़ा ओशियन है तो स्पेस हो गया। तो अगर खाना अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, कि लाइफ ओरिजिनेट करेगी? यस मैम। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ लाइफ हैज स्टार्टेड टू ओरिजिनेट। ऐसा मैं नहीं कह रही, जैसे ओपेरोन और हेल्डेन ने कहा है, उन्होंने कहा कि ऐसे ही हुआ होगा कि धीरे धीरे इस पानी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन धरती से ही आए, कहीं और से नहीं आए, हम धरती से ही आए होंगे, और ये सब पास पास में आने लगे। तो मिटाएंगे, ठीक है, क्या बनाते हैं, स्टोरी चल रही है तो मजे से बना लेते हैं। ये मार्स धरती है, ये पानी है, ये पानी हरा कैसे हो गया, एल्गल ब्लूम कब आया, पानी। अब जो पार्टिकल्स है पास आने लगे होंगे, तो ये कभी तो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे ना। हमें पता है ना कि ज्यूटेरॉन हर जगह मूव कर रहे हैं, हर चीज एक दूसरे के पास आके स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी मूव कर रहे होंगे, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। और ऐसे मूव करते करते इन्होंने पहला सेल लाइक स्ट्रक्चर को जन्म दिया होगा, जिसको अपन क्या बुला रहे थे, प्रोटोबायोट। हाँ, फिर उससे और मॉडिफिकेशन हुई होगी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सब कुछ आया होगा। तो ये हेल्डेन एंड ओपेरन का कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने, हेल्डेन ने बड़े प्यार से बोला कि यार ये जो है ना धरती, ये कुछ नहीं थी, ये वैसी ही है जैसे मेरा सूप है। जब मैं सूप पीता हूँ ना तो वो एक कंटेनर में गरम गरम उबलता हुआ होता है ना, वैसे ही धरती भी थी, गरम गरम उबल रही थी, और उसी के अंदर हमारा जन्म हुआ। ये हेल्डेन ने कहा था, तो हेल्डेन ने सूप पकड़ रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, अब ध्यान से सुनना, अब कंफ्यूजन होगी। एबायोजेनेसिस इज फॉलोड बाय बायोजेनेसिस, ठीक है। इन्होंने कहा पहले एबायोजेनेसिस हुई है फिर बायोजेनेसिस हुई है, पर हमने तो अभी एबायोजेनेसिस को डिस्कार्ड नहीं कर दिया था यो मैम। ना। अब यही आके ऐसा होता है ना कि सिर फट गया, क्या बोल रहे हैं। देखो, जो पीछे बात कर रहे थे, किन्होंने दिया था एबायोजेनेसिस? बॉन हेलमोट हेलमेट ने, है ना, हेलमेट पहना हुआ था ना, उन्होंने ऐसी बातें करेंगे तो हेलमेट पहनना पड़ेगा, तो हेलमेट ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा था कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग उठा लो, यार तुम शर्ट उठा रहे हो, मक्की के दाने उठा रहे हो, और उससे लाइफ ओरिजिनेट कर रही है, दिस इज अ इररेलेवेंट बात। इन्होंने क्या कहा एबायोजेनेसिस में कि नॉन लिविंग मटेरियल लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे मिलके कभी प्रोटीन बनाए। प्रोटीन तो बन सकता है ना, इन्हीं से तो बनता है। यो मैम। जब इनसे मिलके प्रोटीन बना है तभी आगे जाके कहीं पे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में हर एक चीज तो प्रोटीन से ही बनी है, राइट। तो ऐसे प्रोटीन बने, ऐसे ही आरएनए बना होगा, और तब जाके फाइनली ऐसे कहीं लिपिड बना होगा, तब जाके आपका पहली बार प्रोटोबायोन बना होगा, और तब आपकी लाइफ ओरिजिनेट स्टार्ट हुई होगी। तो टेक्निकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है? दीज आर नॉन लिविंग मटेरियल। दिस इज एन, ये नॉन लिविंग मटेरियल आपस में इकट्ठा हो रहा है ना, तो इसको मैं बोलूंगी एबायोजेनेसिस। पहले ये बायोजेनेसिस हुई, ये नॉन लिविंग मटेरियल इकट्ठा हुआ, जिसकी वजह से जन्म हुआ किसका, फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। समझ आई? यस मैम। जो एबायोजेनेसिस है ना, वो कुछ भी बोल रहे हैं कि आज रात मैंने टेबल अपने रूम में देखा, चलो इसमें से एक छोटा सा बच्चा पैदा हो गया, दैट इज रॉन्ग। पर दिस इज एबायोजेनेसिस करेक्ट, ये एलिमेंट जो थे ये मिलके आरएनए, डीएनए बना रहे हैं, और ये मिलके सेल्स को जन्म दे रहे हैं। यस मैम। क्या क्या लिखना है? अगर आया हेल्डेन ओपेरन कॉन्सेप्ट तो यू विल राइट डाउन दिस इज एबायोजेनेसिस इज फॉलोड बाय बायोजेनेसिस।
ठीक है, ये लाइन याद रखनी है। चलो आगे, Yes, ma'am. यस मैम। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट डाइल्यूट सूप, मेरे बाउल में गरम गरम सूप है, ये लाइन बोली थी हेल्डन ने कि हमारा इन्वायरमेंट कुछ ऐसा दिखाई देता है। डन। Yo-yo, यस ma'am. मैम। एक बार हम लोग, ये मैंने तुम्हें बता दिया कोइसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर्स, नो मैम। नहीं? देखो, प्रोटोबायंट्स बताए थे ना, ये रे प्रोटोबायंट्स। अब मैं जब प्रोटोबायंट बोल रही हूँ तुम्हारे दिमाग में कैसी शेप आ रही है? Circle. सर्कुलर, ठीक है। किसने बोला? I'm Rajkumar. राजकुमारी के दिमाग में सर्कल है। गुड बेटा। और कोई? इरेगुलर शेप। हर्ष ना, यस मैम। हर्ष के शेप में कुछ इरेगुलर सा स्ट्रक्चर आ गया, लेट्स से, ठीक है। सबके दिमाग में अपनी इमेज आई ना, तो बेटा उस टाइम साइंटिस्ट के दिमाग में भी तो आया होगा प्रोटोबायंट कैसे दिखता है। प्रोटोबायंट तो जनरली सबने बोल दिया है ना, सेल लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन किसी को क्या पता कैसे दिखता है, तो इसलिए दो साइंटिस्ट, बहुत साइंटिस्ट ने किया था, तुमको दो पढ़ने, तो दो साइंटिस्ट ने बोले, जैसे राजकुमारी ने बोला, वहां पे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑपेरन, ठीक है। देखो ऑपेरन हेल्डन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ऑपेरन ने स्पेसिफिकली बोला कि जो प्रोटोबायंट थे ना, वो पता है कैसे दिखते थे? उनके बाहर जो लेयर थी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कैसी बनी थी? उसमें लिपिड था, उसमें प्रोटीन था, और उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स थे। तो उन्होंने बोला इतना यूनिक सेल है ना, इसको मैं प्रोटोबायंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसको कोइसरवेट। तो कोइसरवेट क्या है? बस एक सेल है, प्रोटोबायंट का टाइप है। जैसे मैंने बोला एक प्रोटोबायंट से धरती पे सबसे पहले बने होंगे, तो ओपेरन ने बोला कि वो प्रोटोबायंट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो यार लिपिड से, प्रोटीन से, पानी से बनी होगी, तो उस प्रोटोबायंट का मैं नाम रखूंगा कोइसरवेट। उसी तरीके से जैसे हर्ष ने बोला कि मेरे को इरेगुलर शेप इमेजिन करी, वैसे सिडनी फॉक्स भी थे, ठीक है। सॉरी, सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स ने कहा कि मेरे को लगता है कि जो कोइसरवेट है ये नहीं है, मेरे को लगता है कि ये ना लिपिड और बस प्रोटीन की लेयर बनी होगी। अब मैं इसको कोइसरवेट क्यों बुलाऊं? कॉम्पोजिशन अलग है, मैं इसको बुलाऊंगा माइक्रोस्फेयर, ठीक है। तो प्रोटोबायोन्ट्स दो टाइप के हम पढ़ते हैं, सिडनी फॉक्स वाले और ओपेरॉन वाले, राइट। यस मैम। Yes, ma'am. तो कभी अगर कंफ्यूजन हो ना कि कोइसरवेट प्रोटोबायोन्ट कह रहा है, तो मतलब कुछ नहीं है, सब इमेजिनेशन है। मैंने बोल दिया कि आज मैंने नूडल्स ऑर्डर करे, ठीक है। अब नूडल्स, किसी के दिमाग में हक्का नूडल्स चल रहे हैं, किसी के दिमाग में मैगी चल रहा है, किसी के दिमाग में टॉप रेमन चल रहे हैं। ऑपेरन बोल रहे हैं मेरे तो कोइसरवेट है भाई, ठीक है, मेरे पास मैगी है। सिडनी फॉक्स कह रहे हैं मेरे पास तो टॉप रेमन है, दैट इज माइक्रोस्फीयर। बात एक ही हो रही है, बात नूडल्स की हो रही है। तो वैसे ही बात सेल की हो रही है, दोनों सेल ही है, बस तुक्का मार रहे हैं कि पहला वाला सेल कैसे दिखता होगा, क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। इनके बीच में रिलेशन नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी साइंस हो जाती है, हम इतनी साइंस आपके साथ करते नहीं है। अब देखो, अभी तक जो मैंने तुमको बताया, कितना टाइम बचा? अरे 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 26। अरे अरे अरे, मक्खन की तरह हो जाएगा। ये बताओ, सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट करने की थ्योरी किसने दी थी? रिपीट करना कुछ। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ में कौन सी थ्योरी पढ़ी हमने? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो जैसा आया है वैसा का वैसा है। कीवर्ड क्या है इसका? नो एवोल्यूशन। नो एवोल्यूशन, शाबाश। उसके बाद किसने दी? ए Theory of बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस। कीवर्ड क्या है? spontaneous. हाँ, नॉन लिविंग से लिविंग का जन्म हो गया। इनकी धज्जियां उड़ा दी तीन साइंटिस्ट ने, नाम Pasture, Redis plunger. रेडियन प्लेंजर, गुड, ठीक है। इनकी मदद से एक थ्योरी का जन्म हुआ, दिस इज नोन एज बायोजेनेसिस। पास्चर एक्सपेरिमेंट, स्वान एग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्वान एग एक्सपेरिमेंट। फिर आए हमारे ओपेरन हेल्डन, उन्होंने बोला हम बताते हैं बच्चों। इनकी लाइन क्या थी? Hot dilute cup of sauce. हाँ, इन्होंने कहा धरती ऐसी दिखती है, और इनके अकॉर्डिंग इनकी थ्योरी की लाइन क्या थी? लाइफ कैसा? Abiogenesis. ए बायोजेनेसिस। Biogenesis. बेटा याद रखना,
नॉन लिविंग से लिविंग का जन्म बोल रहे हैं, ये गलती से बायोजेनेसिस फॉलोड बाय ए बायोजेनेसिस मत लिखते ना, ये गलती हो सकती है, फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। ठीक है जी, ए पहले लिखना है, ए फॉर एप्पल पहले आएगा ना बेटा, बी फॉर बॉय बाद में आएगा, तो ए पहले लिखना, राइट। इसके बाद ऑपर एंड हेल्डन का कॉन्सेप्ट, अभी तक ये इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया ये तो थ्योरी है, एक्चुअली ये बेसिकली हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मैंने सोचा, तुम समझ रहे हो, और इसने घर बैठे बैठे सोचा कि ऐसी धरती का जन्म हुआ होगा, ठीक है। उसके ऊपर राजकुमारी एग्री करती है, मेरे को भी लगता है हॉट डाइल्यूट पर, लेकिन ये तो सोच रहे हैं ना, तो अगर सोचे पे बात मानने लग गए तो फिर तो थोड़े दिनों के बाद हमारी शुरू भी बोलेगी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता पानी में जन्म हुआ, गुफाओं में हम पैदा हुए थे। तो थ्योरीज को ऐसे नहीं मानते जब तक उनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो। तो ऐसे ही दो साइंटिस्ट थे जो घर में बैठे थे, घर में मतलब अपनी लैब में बैठे थे, वो थोड़े अच्छे से सोचते इसके बारे में, ठीक है। तो शालिनी ने और प्रीति ने सोचा कि इसको प्रूफ करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ये शालिनी प्रीति को, मैं होंगी एक अप्पा, प्रीति शालिनी उठाते हैं, ओके। तो मैं होगी टीचर, मैं हूँ यूरे। मैंने अपने स्टूडेंट को बोला विच इज हमारी शालिनी, उसका नाम हम रखेंगे मिलर, ठीक है। तो मैं यूरे, मैंने मिलर को बोला कि काम कर, सेटअप लगा और चेक कर कि ये जो थ्योरी है ना, ए बायोजेनेसिस फॉलोड बाय बायोजेनेसिस, ये सत्य है या झूठ। अभी साइंटिस्ट है, मिलर देखो स्टूडेंट है उनका, लेकिन उन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा था, इतना इंटेलिजेंट है ना, तो स्टूडेंट भी बिल्कुल बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, और ज्यादातर डिस्कवरी भी वही करते हैं, ठीक है। तो मिलर ने क्या कहा कि अगर मेरे को ये प्रूफ करना है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी धरती पे, तो सबसे पहले तो मेरे को धरती बनानी पड़ेगी ना। तो उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में ना, जस्ट इमेजिन अपनी एक लेबोरेटरी में, एक रूम में, उन्होंने एक्चुअल में एक ऐसी मशीन बनाई जिसकी सारी कंडीशन वैसी थी जैसे प्रिमिटिव अर्थ की थी। प्रिमिटिव अर्थ की कैसी कंडीशन थी, ठंडा था, गर्म, गरम, रिड्यूसिंग या हॉट, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, वाटर वेपर्स थे, Yes, ma'am. यस मैम, थंडरस्टॉर्म था। Yes, ma'am. यस मैम, इमेजिन करो, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में सारी कंडीशन बना दी ये देखने के लिए कि लाइफ ओरिजिनेट होती है या नहीं। देखो इतना कमाल का एक्सपेरिमेंट है, तो इसलिए हम कहते हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी इसका डायग्राम भी आपको देती है, कौन से पेज नंबर पे है? 128, 128 है ना Yes, ma'am. बेटा, इतना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये यहीं से साबित हो जाता है। तुम खुद सोचो ना कि किसी की इतनी बड़ी थ्योरी है, किसी ने अपने दिमाग से सोचा है धरती ऐसे बनी होगी, समझ रहे हो तुम, किताबें पढ़ के ऐसा सोचना कितना, कितनी बड़ी बात है, और किसी ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर दिया, भाई सब और बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है, इसलिए इन सबको नोबेल प्राइज मिला था। मतलब नीट के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्कूल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज डाल लेना, एक नोट कहीं लिख लो कि धरती पे कौन सी दो गैसेस मेन थी पहले से। सबसे पहले जो गैसेस बनी थी धरती पे वही जो सूरज के पास है। कौन सी दो गैसेस सूरज के पास है? Hydrogen and helium. हाइड्रोजन, हीलियम, शाबाश, हाइड्रोजन और हीलियम। तो धरती पे सबसे पहले भी यही थी, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना, अगर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट आया तो आपको ये डेटा लिखना है, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन कितनी थी इनके एक्सपेरिमेंट की? 18 दिन। गैसेस कौन सी यूज करी थी उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, H2 यूज करी थी उन्होंने, CH4 यूज करी थी, मीथेन, अमोनिया यूज करे थे, एंड वाटर वेपर यूज करे थे। अब एनसीईआरटी डायग्राम जब दिखाती है तो वो कहती है वाटर, है ना, या वाटर लिखा होगा, लेकिन अपनी थ्योरी में वो लिखती है इसको वाटर वेपर। तो याद रखना वाटर वेपर लिखना है तुम्हें, ठीक है। Yo-yo, ma'am. यस, वाटर वेपर, ये एक्सपेरिमेंट था। करंट 7 इतना आपका एनसीईआरटी में नहीं लिखा, 7500 वॉल्ट्स था, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके बिना अगर तुम यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट लिख के आओगे ना, नंबर कोई नहीं देगा, डेटा वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते एक्सपेरिमेंट कैसे लगाया उन्होंने, आना चाहिए, ये डायग्राम बनाना सीख लो। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट आ गया, तुम्हारे नंबर पक्के हैं, कोई नहीं छीन सकता तुमसे, समझ रहे हो। अब देखो कैसे लगाया उन्होंने, धरती बनानी है ना, ये देखिए ये बनाया इसने धरती। अब अगर धरती में हमारी लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, पानी पे या लैंड पे, ड्राई लैंड पे? वाटर, Ma'am, पानी. मुझे, हाँ मुझे वाटर चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे वाटर के वेपर चाहिए, क्योंकि वाटर वेपर फॉर्म में ही था, पानी उड़ता ही चला जा रहा था, इतनी गर्मी थी। तो वेपर कैसे लाऊंगी मैं इस एक्सपेरिमेंट में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखो। पानी को यहाँ बॉईल करो, बॉईल करोगे तो इस बीकर में भाप बन के उड़ेगा, भाप बन के उड़ के यहाँ चला गया, तो यहाँ से सारा पानी वेपर फॉर्म में आ गया, है ना। अभी यहीं तक करेंगे। उसके बाद थंडरस्टॉर्म हो रहा था, तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड ने यहाँ पर चिंगारियां
इकट्ठी कर दी। अब यहाँ पे वो गैसेस रिलीज कर दो जो उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में कहीं इधर उधर धक्के खा रही थी। CH4, NH3, वाटर के वेपर और H2। ठीक है, छोड़ दिया आपने, इसको छोड़ दिया 18 दिन के लिए। 18 दिन के बाद अब उन्होंने क्या किया, देखो ये चलता रहेगा, सेटअप सर्कुलर है, चलता रहेगा। अब ये जो गैसेस थी पानी के वेपर के साथ नीचे आई होगी, यहाँ पे तुमने कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर का काम क्या है, पानी के वेपर को पास पास ले आके पानी में चेंज कर देना। देखो पानी बन गया यहाँ पर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्टडी भी तो करना है ना, ये वेपर्स के अंदर क्या हुआ। तो ये जो पानी आया उन्होंने इस सैंपल को बाहर निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, ये रे मिलर ने भर दिया पानी। अब उन्होंने इस सैंपल को स्टडी करा, तो इस सैंपल में उसको वो सब कुछ मिलेगा जो यहाँ पर हुआ होगा जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई था, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था, जब ये गैसेस आपस में टकरा रही थी, उस टाइम पे धरती में क्या हुआ। तो जब उन्होंने इसको स्टडी किया, ही गेट टू नो कि इस पानी के अंदर उनको मिल गए अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज व्हाट, जैसे सिंपल अमीनो एसिड मिले जैसे ग्लाइसिन। अगर ऐसी कंडीशन अर्थ की थी तो ऐसी कंडीशन उन्होंने लैब में बनाई, और अगर लैब में अमीनो एसिड बन सकता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि विद टाइम प्रोटीन भी बन सकता था यहाँ पे, है ना, छोड़ सकते थे हम इसको काफी टाइम के लिए। तो अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सकती है तो अल्टीमेटली लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है ना, मान सकते हैं बात। यस मैम। दिस इज व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने साबित किया, उसके बाद बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट लगाया बहुत सारी वेरिएशंस के साथ, लेकिन आज भी मिलर का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा इन्हीं का था। इन्होंने शुरुआत की थी कि लाइफ सच में ओरिजिनेट हो सकती है। इन सब एक्सपेरिमेंट के लिए और हेल्डन और ऑपरेन को भी नोबेल प्राइज मिला था। अभी तक हम मानते हैं कि धरती पर लाइफ ऐसी आई थी। ठीक है, तो ये आपको सेटअप आना चाहिए, ये गैसेज आनी चाहिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ जो लिखी है ये आनी चाहिए। क्लियर? यो यस मैम। मैम। तो आपको मानेंगे लाइफ ऐसे ही ओरिजिनेट हुई है। क्लियर? यस मैम। अब टाइम बताओ। 7:58। 7:58। मैं थोड़ा सा पार्ट ह्यूमन इवोल्यूशन का करा दूं रिकॉल। यो यस मैम। मैम। छोटू सा ही, ज्यादा नहीं है। मुझे बताओ एनसीईआरटी में कौन से पेज नंबर पे है। मैम 140। 140। मुश्किल से 2 पैराग्राफ है। देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन में अगर क्वेश्चन बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है या 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन ह्यूमन इवोल्यूशन। इसमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बन सकता। बहुत कम चांसेस है कि छोटा सा कोई एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाए। क्यों देंगे यार, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बनता है ये तो। ठीक है, तो आपको ये आ सकता है। मैं अज्यूम करती हूँ कि तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क का आ गया, तो मैं तुमको सजेस्ट करती हूँ कि 5 मार्क का आंसर लिख के मेरे को भेज दो इसका, मैं तुमको चेक करके बता देती हूँ। ठीक है, इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो इसमें आप कोई डायग्राम बना नहीं सकते। ये स्कल वाला डायग्राम है, बन जाएगा कोई? राइट हैंड साइड पे देखो, कहाँ से बनेगा नो यार। मैम। तो इसमें तुम सिर्फ थ्योरी लिख सकते हो, लेकिन अब थ्योरी में क्या लिखना है तुमको ये सुनना है। देखो, पहले तो आपको जो सब सही करने हैं वो है नेम। नेम के स्पेलिंग सही होने चाहिए, और ऑर्डर ठीक होना चाहिए उनका, किसके बाद कौन आया, ऊपर नीचे नहीं करने का। दूसरा, क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी इज समथिंग यू हैव टू लर्न। दिमाग की कितनी कैपेसिटीज थी, देखो तो समय के साथ बढ़ी है दिमाग की कैपेसिटीज, राइट। तो ये 2 चीजें आपको ह्यूमन रिवोल्यूशन पढ़ते टाइम याद रखना है। ओके, पढ़ा दो फटाफट, रिवाइज करा दो। यस मैम। ह्यूमन रिवोल्यूशन एनसीईआरटी में सबसे पहले लिखा होगा। कब स्टार्ट हुई है? 15 million years ago. हाँ, मिलियन है। माँ, एम से माँ, मेरे को एम से ना माँ याद रहता है, तो मैं ह्यूमन इवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, माँ की बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो मिलियन को बस बिलियन मत कराना। एमसीक्यूज में सिर्फ यहाँ फंसोगे, इसके अलावा नहीं फंसोगे, इतना दिमाग तुम सब लोग। ठीक है, चलो सबसे पहले गिव मी 1 मिनट, पानी स्टार्ट कर। पानी का रुकना ना। हेलो,
आवाज आ रही है बच्चों? ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डी फॉर डॉग से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डी फॉर डॉग से, दैट इज ड्रायोपैथिकस। सबसे पहले जो ह्यूमन इवोल्यूशन हम ड्रायोपैथिकस से स्टार्ट करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है यहाँ से स्टार्ट हुई है। एनसीईआरटी लिमिटेड है, तुमको यहाँ से पढ़नी है, इसलिए गलती से भी हेल्प बुक से मत पढ़ लेना, मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। वहां पे इतना सारा कुछ है, मत पढ़ना, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ड्रायोपैथिकस से हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि कॉमन एंसेस्टर है मंकी और ह्यूमन के, यानी तुम्हारे घर के वहां मंकी तो आता ही होगा ना। यो मैम। यस मैम। एक बार आया ना तो खिड़की में बैठ के उसको बोलना कि ज्यादा इतना मत, रिश्तेदार सेम है हमारे, लेकिन रिश्तेदारों के सामने मत बोल देना, बुरा मान जाएंगे। तुम कहना ये चाहते कि तुम्हारे एंसेस्टर सेम है ना, मंकीज और ह्यूमन के। तो ड्रायोपैथिकस कैसे, जैसे मंकी थे वैसे पेड़ों पे रहते थे मस्त। और बोलिए, सोचो तुम पेड़ों पे रहते हो, मस्त है ना जिंदगी, नीचे ही नहीं आना है। तो पेड़ों पे रहते थे, उसको हम कहते हैं आर्बोरिया। ये ज्यादा एप जैसे थे, इंसानों जैसे नहीं थे, ज्यादा एप जैसे थे। बाहर को ना इनका जो जॉ था नीचे से ये वाला, ये जॉ थोड़ा बाहर को है, यू शेप से चिन्ह है, जॉ थोड़ा बाहर को है। तो जब जॉ थोड़ा बाहर को निकला हुआ था उसे कहते हैं प्रोगनेथस। इस टर्म की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, बट यू कैन रिमेम्बर कि ड्रायोपैथिकस ज्यादा एप जैसे थे, पेड़ों पे रहते थे, 4 पैरों पे चलते थे। और इनकी फोर आर्म देखो लंबी है ना पीछे वाली से, तो फोर आर्म इनकी काफी लंबी होती है। और ये फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, अब पेड़ों के ऊपर मोमोज तो मिलेंगे नहीं, तो ये फ्रूट्स ही खाएंगे। क्लियर? यस मैम। हो सकता है कभी नीचे आते हो, लेकिन नीचे ये रहते नहीं थे। अब ऐसा नहीं कि कभी नीचे धरती नहीं छुएगी, धरती पे पैर लगा तो भस्म हो जाएंगे। पेड़ों पे रहने का मतलब है कि मेन टाइम में पेड़ों पे रहते हैं, जैसे आप ज्यादा टाइम अपने घर पे रहते। ठीक, तो ड्रायोपैथिकस के पॉइंट्स, एंसेस्टर है कॉमन ह्यूमन और मंकी के, पहला। दूसरा, पेड़ों पे रहते हैं, आर्बोरियल लिखना है, लिव्स ऑन ट्री मत लिखाना। तीसरा, मोर एप लाइक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। चौथा, 4 पैरों पे चलते थे। पांचवा, इनके फ्रूट खाने वाले थे। ठीक है, अब ड्रायोपैथिकस के बाद आए राम। अब राम तो इंसान से रिलेटेड वर्ड हो गया ना, भगवान, ह्यूमन जून, है ना। यो मैम। तो राम, रामापैथिकस, तो रामापैथिकस वो थे जो ड्रायोपैथिकस के बाद आए। ये भी पेड़ पे रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा मैन लाइक है। आपने कभी को देखा है लंगूर? यो मैम। यस मैम। लंगूर का फेस बंदर के फेस से काफी डिफरेंट होता है, कभी ध्यान दिया हो तो इनका थोड़ा यस। थोड़ा वैसा सा है। मैं ये नहीं कह रही लंगूर से है, आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो ये लंगूर जैसा फेस है इनका, तो दे आर मोर मैन लाइक। ये वॉक ऑन फॉर, ये अभी भी 4 आर्म पे ही चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा स्टैंडिंग दिख रहा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी 4 आर्म पे चल रहे हैं। तो ड्रायोपैथिकस भी चारों हाथों पे चलते थे, रामापैथिकस भी चारों हाथों पे चलते थे, पेड़ों पे रहते थे, लेकिन ये ज्यादा इंसानों जैसे थे। कि राम वर्ड हम अपने आप से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, है ना। भगवान भी श्री राम के रूप पे आए थे, राइट। तो दिस इज ए रामापैथिकस। अब आते हैं हम लोग, देखो ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, फिर उसके बाद आ गई मॉडर्नाइजेशन। पहले सब कुछ सूखा सूखा था दुनिया में, तो श्री राम आए, सब कुछ बढ़िया हो गया। उसके बाद वक्त बदला और आ गया कलयुग, अब सब हो गए मॉडर्न। जब मॉडर्न टाइम आया तो लोगों ने क्या बोला, बस्ते उठाओ और चलो घूमने चलते हैं। और घूमने हम कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा बस्ते उठाने में 2 हाथ यूज हो गए होंगे तेरे, है ना। यो यस मैम। मैम। है ना? तो अब तेरे 2 हाथ ऑक्यूपाई हो गए, तो तू चलेगा किससे? पैरों से। तो नेक्स्ट आए ऑस्ट्रेलिया वाले, तो ऑस्ट्रेलिया वालों को हम बुलाते हैं ऑस्ट्रेलो पिथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस। 3 to 4 में पहले आए। ये बाइपेडल लोकोमोशन शो करते हैं, बाय मतलब 2, पेडल मतलब पैर, तो 2 पैरों से चलने वाला दिखाते थे, ह्यूमन जैसे है। तुम भी तो 2 पैरों पे चलते हो। ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में मिलते थे बस। ठीक है, मत घूम रहे एक धरती पे रह रहे, या 2 पैरों पे चल रहे हैं ना, पेड़ों पे रहना मुश्किल हो जाएगा ना। अब ये धरती पे चल रहे हैं। ठीक है, इनकी हाइट 4 फीट से ज्यादा नहीं है, तो छोटू छोटू हाइट क्या ही है, छोटू छोटू बच्चे, मतलब बड़े हैं लेकिन हाइट छोटी है। क्लियर सबको इतना? यो यस मैम। जब अपने घर से निकलोगे, अब कॉलेज जाने के लिए जाओगे आप लोग, हैं, तो अभी तो छोटू छोटू होंगे, फिर अब वापस आओगे तो बड़े बड़े हो जाओगे, है नहीं? यस मैम। ऐसा है? नहीं नहीं, हो जाओगे, देख। अच्छा, तो एक बार हम फिर से एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हुआ। पहले ड्राई था सबको, ड्रायोपैथिकस। ड्रायोपैथिकस के 4 पॉइंट्स बताओ। कॉमन एंसेस्टर। आर्बोरियल थे। आर्बोरिया थे, किसका कॉमन इंसेस्टर थे बेटा? monkeys and human. हाँ, और 2 पॉइंट्स हो गए, 2 और। More ape-like. मोर एप लाइक थे, और Walk on four arms. 4 आर्म्स, 4 आर्म तरफ बाजू को कहते हैं। हाँ नहीं, सही बोल रही है,
फोर आर्म से मतलब है चार, दोनों हाथों पैरों पे चलते थे, समझ गई? Yes, ma'am. क्वाड्रीपेडल कहते हैं उसको वैसे, क्वाड्रीपेडल लोकोमोशन। फिर उसके बाद आगे श्री राम वाले, दैट इज रामापैथिकस। रामापैथिकस का पॉइंट मोर मैन लाइक थे। मोर मैन लाइक थे, और Habitat arboreal. ये भी पेड़ों पर रहते थे, और क्वाड्रपेडल थी इनकी लोकोमोशन। हाँ चारों हाथों पैरों पर चलते थे, और दे कम आफ्टर ड्रायोपैथिकस, ये वर्ड बोला जा सकता है ना, उसके बाद आए हैं, पहले नहीं है। उसके बाद किसी ने बस्ते उठा के ऑस्ट्रेलिया निकल के, तो नेक्स्ट कौन आया? Australo. ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस क्या लोग के 4 पॉइंट्स? बाइपेडल लोकोमोशन। Bipedal motion. दो पैरों पर चलते हैं, और I mean, East 4 Africa. फीट के अराउंड। हाँ, और ये लिव वो करते हैं लैंड में, ईस्ट अफ्रीका के ग्लासलैंड में मिलते थे, और 4 फीट तो मुश्किल से होते थे। अब इसके दो एग्जांपल देखो, ये जो बैग लेके दो लोग गए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया निकले हैं, ये है हमारी एक लड़की, ठीक है, और एक उसका छोटू सा दोस्त, ठीक है, छोटा सा दोस्त है इसका, एक छोटा सा दोस्त बना लेते हैं हम इसका, यार एक तो हाथ गलत लंबी लड़की है, 4 फीट के है दोनों, लेकिन बच्चा बेटा तो वो तो बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो लड़की का नाम क्या है? द गर्ल इज नेम इज लूसी। एंड द बॉय इज नेम है स्वांग चाइल्ड। टोंग बेबी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस के दो फॉसिल मिले हैं जिनका नाम हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस का एक फॉसिल मिला है, मतलब हड्डियां मिली है, उसको हमने नाम दिया है लूसी। और ऑस्ट्रेलोपैथिकस का एक और फॉसिल मिला है, उसका स्कल मिला था, उसको हम बुलाते हैं टोंग बेबी, 5 साल के बच्चे का स्कल था ये, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस के ही दो एग्जांपल है, लूसी एंड टोंग बेबी। तो लूसी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस स्पीशी अलग है इनकी, उससे मिलती है, लिव अराउंड 3 महीना पहले मिली थी, 4 फीट की है। तो देखो ह्यूमन स्कल से कंपेयर करके देखो कितनी छोटी है ना, Yo-yo, ma'am. यस ना। मैम। और दूसरा मिला है हमें टोंग बेबी। टोंग बेबी हमें इसका स्कल मिला था ईस्ट अफ्रीका के पास, ईगल के नेस्ट में। तो ईगल का नेस्ट, आई मीन ईगल गलती से उठा के ले गई होगी, किसी जिसको मिला उसको लगा बंदर का स्कल है, लेकिन जब इसकी टेस्टिंग हुई तो पता चला ये ह्यूमन बेबी का स्कल है, राइट। तो दिस इज अ टोंग बेबी के नाम से जाना जाता है, ओके। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस के दो एग्जांपल है, डन। Yo-yo, ma'am. यस मैम। अब हम बात करेंगे होमो अब है ना, होमोसेपियंस। तो अब हमारे वाले जीनस की बात होगी। तो हमारा जीनस कहाँ, देखो तुम बीच में कुछ नहीं पढ़ रहे हो, राइट, लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ आता है। तो अब हमारा जीनस स्टार्ट होगा, दैट इज होमो। तो सबसे पहले जो आए होंगे इंसान वो थे शरीफ, भोलू भोलू से, शरीफ से थे, उनका बोलते हैं होमो। और क्योंकि उनको दुख दर्द थे नहीं जिंदगी में, क्योंकि उनको अभी तक फोन नहीं मिला था, जिंदगी अच्छी चल रही थी, गर्मी भी नहीं थी शायद इतनी, है ना, कपड़े पहनने का कोई झंझट ही नहीं था। आधा दुख तो यही खत्म हो जाता है, कपड़े धोने नहीं है। तो ये थे होमो हैप्पी हैप्पी। तो होमो हैबिलिस बड़े हैंडीमैन थी, ठीक है। तो ये टूल मेकर्स थे, बढ़िया बैठ के टूल्स बनाते थे, गाने वाने गाते थे, ऐसा मैं इमेजिन करना चाहूंगी। तो हम हैबिलिस हैप्पी हैप्पी थे, इन्हीं को हम हैंडीमैन बुलाते हैं, टूल मेकर्स थे, ठीक है। वेजिटेरियन थे, तो जिंदगी में कष्ट ही नहीं है, पेट से फल तोड़ा खाया मस्त, कुकिंग का झंझट ही नहीं है। देखो कपड़े भी नहीं धोने, कुकिंग भी नहीं करनी, कितने आसान जिंदगी होगी, है ना स्कूल जाना है, ना फोन है कि कुछ और करना है, तो कितना इजी हो गया ना, हो गया कि नहीं? Yo-yo, ma'am. यस मैम। वो अलग बात है कि कभी कभार शेरों वेरों से लड़ना पड़ सकता है, मतलब तो ठीक है फिर, है ना, कभी कभार जानवरों से कुचला जाया जा सकता है, लेकिन बाकी सब खुशहाली थी। तो यहाँ से क्रेनियल कैपेसिटी स्टार्ट होगी, ब्रेन की कैपेसिटी 650 to 800, ठीक है, 650 से स्टार्ट हुई है 800 तक सीसी, राइट। तो यहाँ से पहली ब्रेन कैपेसिटी याद रखनी है। होमो हैप्पीनेस थी हैप्पी हैप्पी वाले, ठीक है। लेकिन हैप्पीनेस में सैडनेस कब आई? जब तुम्हारे किसी रिश्तेदार के बच्चे ने 99% स्कोर कर लिया स्कूल में, तब सैडनेस आ गई ना। यस मैम। Yes, ma'am. सबसे बड़ी सैडनेस तो यहीं से आनी स्टार्ट हुई। ये स्टार्ट कब हुआ? जब रिश्तेदारी आई मतलब फैमिली कल्चर आया ना। यस मैम। Yo-yo, पहले ma'am. जो बच्चा बना रह रहे थे खा पी के मस्त, लेकिन फिर हमने सोचा रिश्तेदार बनाएंगे, फिर रिश्तेदारों के बच्चे, और उनमें से कम बखत एक इंटेलिजेंट हो गया एकेडमिकली, जरूरी नहीं इंटेलिजेंट, एकेडमिकली इंटेलिजेंट हो गया, और उसके 99% आ गए, और ऐसे तुम्हारे घर में फोन आ गया। तो होमो हैबिलिस हैप्पी हैप्पी थे, उनको बर्बाद किसने किया? जब बिल्कुल सीधे चलने वाले लोग आए, उन्हें हम बुलाते हैं होमो इरेक्टस। हैबिलिस देखो दो पैरों पे जरूर चल रहे हैं, लेकिन इनका ये थोड़ा झुका हुआ होता है, रीढ़ की हड्डी। होमो इरेक्टस आर द वन जो बिल्कुल स्ट्रेट चलने स्टार्ट हो गए, ठीक है।
और यहाँ से सारे दुख दर्द स्टार्ट हुए हमारे। होमो इरेक्टस वो थे जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने फैमिली सिस्टम स्टार्ट किया, यहीं से रिश्तेदारी स्टार्ट हुई और यहीं से स्कूल का स्यापा स्टार्ट हुआ। ये वो थे जिन्होंने कंट्रोल किया फायर। आपने सुना होगा ना कि किसी ने पत्थर पे पत्थर फेंका, जगमग पत्थर से चिंगारी निकली और आग जली। Yo-yo यस ma'am. मैम। ये वही, इन्होंने एक्चुअली वो पत्थर वाला काम इनका है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले आग जलाई, उसको कंट्रोल किया, कुकिंग स्टार्ट की, तो ऑब्वियसली दबा के मीट खाया, अब तो बढ़िया कुकिंग हो सकती है, बारबेक्यू चल रहा है। सो इन्होंने क्या हुआ, ये सीधी पीठ वाले हो गए ना इरेक्टस, तो इन्होंने कहा कि चलो बाहर का एरिया एक्सप्लोर करते हैं, राइट। फैमिली है ना तो फैलेगी। तो होमो इरेक्टस वो द वन जो बाहर गए थे अफ्रीका से, तो दे वर द फर्स्ट वन टू लीव अफ्रीका। देखो इन्होंने अफ्रीका छोड़ा, अभी तक सब अफ्रीका में थे, इन्होंने अफ्रीका छोड़ा, तभी तो तुम यहाँ हो। सोचो अगर बाहर ही नहीं निकले होते तो हम सभी अफ्रीका में होते और वहीं पे क्लास ले रहे होते, है ना। Yo-yo ma'am. यस मैम। But we can imagine like that ना, if we imagine we can remember। क्योंकि ये तुम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हो ना, वर्ड तुम भूल जाओगे, तो तुम कहानी इमेजिन करो। तो होमो इरेक्टस सीधे हो गए, है ना, इन्होंने अफ्रीका को लीव किया। इनका हमें फॉसिल कहाँ मिले हैं, जावा के, फिलीपींस में इनके फॉसिल मिले, इसलिए हम इनको जावा मैन या पिकिंग मैन कहते हैं। ये वर्ड याद रखना है आपको, इससे क्वेश्चन बनता है। जावा मैन कौन थे यार, ये वही मैन थे जिनकी वजह से रिश्तेदारी आई है और जिसकी वजह से हम तुम पिट रहे हो, ठीक है। होमो इरेक्टस जैसे ही रीढ़ की हड्डी सीधी करी, घर से बाहर निकले, गुफाओं में बढ़िया रहने लग गए, उसके बाद फैमिली सिस्टम डेवलप कर लिया और सारी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट। ये कैनाबलिज्म भी करते थे, ठीक है। तो ये इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी ना, जैसे कोई किसी की डेथ होती थी उसको खा जाते थे, ये इसको कहते हैं कैनाबलिज्म, अपने रिश्तेदारों को खा जाना, ये कर सकते थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 थी, पीछे वालों की थी 800 तक, अब इनकी बढ़ गई 900, ठीक है। 900 सीसी ब्रेन कैपेसिटी याद रखना है। होमो इरेक्टस, अब होमो इरेक्टस के पास थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगा, ध्यान से सुनो। होमो इरेक्टस से दो लाइन ऑफ इवोल्यूशन हुआ है। एक निकले होमो सेपियन निएंडरथैलिस, कि निएंडरथैलिस थे भोलू वाले, है ना, भोले बच्चे। और दूसरे निकले होमो सेपियन फोजेलिस, इन्हीं को क्रो मैग्नन मैन भी कहते हैं। होमो सेपियन फोजेलिस और इन्हीं को क्रो मैग्नन मैन भी कहते हैं। दो लाइंस निकली, ये भोले बच्चे थे ना, तो भोले बच्चे थे निएंडरथैलिस, तो निएंडरथैलिस के साथ क्रो मैग्नन मैन ने बहुत लड़ाई करी, ठीक है। तो इनके बीच में हुई बहुत फाइटिंग और इनके बीच में मीटिंग भी हुई, ठीक है, मोहब्बत भी चली और फाइटिंग भी चली है। एट द एंड क्या हुआ, होमो सेपियन निएंडरथैलिस हो गई एक्सटिंक्ट, तो ये अब एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन क्रो मैग्नन मैन एग्जिस्ट कर गया और उससे फाइनली जन्म हुआ होमो सेपियन सेपियन का। तो हमारे सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर कौन है, निएंडरथैलिस या होमो क्रो मैग्नन मैन? क्रो मैग्नन मैन। हाँ, और क्रो मैग्नन मैन और निएंडरथैलिस का कॉमन एंसेस्टर क्या है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, राइट। तो क्रोम, अगर मैं निएंडरथैलिस की बात करूं तो ब्रेन कैपेसिटी थी इनकी 1400 सीसी, तो हमारी कितनी है, होमो सेपियन सेपियन की 1650 से लेकर 1350 तक है, थोड़ी वेरी करती है इस रेंज में। सबसे ज्यादा हमारी है ऑब्वियसली, अब हमारे पास सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी है, लेकिन हम इनका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो दिस Yo-yo. वाज अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन। इसी, ये छोटा सा चार्ट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वैसे इसमें, लेकिन इसी ऑर्डर में जाता है। यहाँ पर ही आपको क्रो मैग्नन मैन की बात नहीं करता, आपको सीधा दिखाता है होमो सेपियन सेपियन। लेकिन ये अच्छा सा चार्ट लगा था मुझे, तब मैंने तुम्हें रखा था कि ये देखो यहाँ पे फायर किसने चलाई, सबसे पहले आग किसने लगाई घरों में, होमो इरेक्टस ने लगाई, है ना। आग लगाने से पहले फिर टूल, हैंडीमैन कौन थे, होमो हैबिलिस। हैबिलिस। हंसते हंसते टूल्स बना रहे थे और हंसते हंसते जिंदगी जी रहे थे, राइट। और कलेश किसने पाया था, निएंडरथैली तो भोलू थे, कलेश पाया था क्रो मैग्नन वाले ने, और उससे फिर होमो सेपियंस आ गए, करेक्ट। Yo-yo ma'am. यस। That's it for all for today. Now what you have to do is सिर्फ